आज केंद्र सरकार का वर्ष 2025 का बजट प्रस्तुत किया गया वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण द्वारा। जैसा कि सामान्यतः हर बार होता है कि सत्ता पक्ष और विपक्ष उनके अपने फोकस होते हैं कि सत्ता पक्ष को उनकी अच्छाइयाँ बतानी है और विपक्ष को उस बजट की बुराइयाँ बतानी। ये समान प्रक्रिया है, हर बार ऐसे ही होता है। हमने आज तक कभी भी विपक्ष के किसी नेता को बजट की अच्छाइयाँ बताते हुए नहीं देखा और सत्ता पक्ष के किसी व्यक्ति को बजट के विरोध में बोलते हुए नहीं देखा। तो मतलब समान सी प्रक्रिया है, क्योंकि ये उनका धर्म है करना। सत्ता पक्ष का काम है उसका समर्थन करना, विपक्ष का काम है उसका विरोध करना। लेकिन बीइंग ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, एक टैक्स प्रोफेशनल होने के नाते और देश की अर्थव्यवस्था की थोड़ी बहुत जो जानकारी है उसकी समझ के नाते हम केवल यहाँ पर आज हम चर्चा करेंगे उन चीज़ों की जो कि सरकार ने बजट में रखे हैं। वो मतलब पब्लिक डोमेन में है, ऐसा नहीं कि हम कोई नई चीज़ बताने जा रहे हैं, लेकिन हम यहाँ पर उनको ऑनलाइन चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि जो बजट में प्रस्तुत किया जाता है वो बजट की स्पीच होती है और उसके अपने टैक्स प्रपोजल्स वगैरह होते हैं, फाइनेंस बिल होता है, वो सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन हम जो बताने जा रहे हैं वो थोड़ा सा अलग होता है इससे। वो होते हैं उसके की हाइलाइट्स, की मैटर्स, की फीचर्स, की बजट के की फीचर्स क्या रहे, वो हम आपको अलग से बताने की कोशिश करेंगे। हमारे पास हमने इसका प्रिंट आउट निकाल लिया और इनके बारे में हम चर्चा करेंगे आपसे यहाँ पर। तो सबसे पहले पेज पर हम देखते हैं जर्नी ऑफ डेवलपमेंट, मतलब विकास की यात्रा किन किन चीजों पर बेस होगी, इंजन क्या होंगे डेवलपमेंट के। उसमें इन्होंने 4 चीजों को सरकार ने कहा है। पहली चीज एग्रीकल्चर, दूसरी चीज एमएसएमई, तीसरी चीज इन्वेस्टमेंट और चौथा उन्होंने फोकस किया है एक्सपोर्ट्स पर। और इसके लिए उन्होंने कहा गए कि ये जो विकास की यात्रा होगी इसका फ्यूल क्या होगा, रिफॉर्म्स, जो हम सुधार कर रहे हैं वो इसका फ्यूल होगा। इसकी गाइडिंग स्पिरिट क्या होगी, इंक्लूसिविटी, मतलब जो समावेशिता है, सबको साथ लेकर चलने की हमारी पद्धति है, वो इसकी गाइडिंग स्पिरिट होगी। और इसका डेस्टिनेशन क्या होगा, विकसित भारत 2047 में, जैसा कि मोदी जी ने घोषित कर रखा कि हम इस देश को विकसित भारत बनाना चाहते हैं। आगे बढ़ते हैं तो इसमें इन्होंने लिखा है कि ए कंट्री इज नॉट जस्ट इट्स सॉइल, ए कंट्री इज इट्स पीपुल, मतलब देश केवल एक भूमि नहीं होती है बल्कि इसके लोग मिलकर देश बनते हैं। तो जब उस पर चर्चा आगे प्रारंभ होती है तो विकसित भारत की आकांक्षा क्या है, वह है विकास में तेजी लाना। विकसित भारत बनाना है तो उसकी आकांक्षा मतलब किन किन चीजों से बन सकता है हमारा, तो विकास में तेजी लाना, समावेशी विकास सुनिश्चित करना, मतलब सब लोगों का इंक्लूसिव डेवलपमेंट हो, भारत के बढ़ते मध्य वर्ग की व्यय करने की क्षमता को बढ़ाना। अब यहां पर देखिए मध्य वर्ग की बात आ गई, क्योंकि अभी तक थोड़ा सा एक प्रयास किया जा रहा था विपक्षियों द्वारा कि ये जो सरकार है मध्य वर्ग की उपेक्षा कर रही है, तो इसलिए यहां पर इन्होंने मध्य वर्ग का शब्द का प्रयोग किया कि भारत के जो बढ़ता मध्य वर्ग है उसका व्यय करने की क्षमता उसकी बढ़ानी है, मतलब खर्च करने की क्षमता उसकी डेवलप करनी है। चौथी चीज लिए इन्होंने निजी क्षेत्र के निवेशों में नई जान डालना, जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है, सेक्टर है, उसको मोटिवेट करना, लिबराइज करना, और परिवारों के मनोभावों में उल्लास भरना। जो परिवार है उसको थोड़ा उसके अंदर स्पिरिट भरना, उसके अंदर मतलब उसको उल्लासित करना कि जिससे वो लगे कि हाँ हम विकसित भारत की ओर कदम बढ़ा रहे हैं। इसके बाद फिर आगे की जब हम देखते हैं आगे के पृष्ठों में क्या उन्होंने किया है कि डेवलपमेंट जो है उसका मेजर होगा, किस चीज पर फोकस करेंगे, गरीब, यूथ, अन्नदाता और नारी। ये चारों शब्द हमें लगता है कि पिछले बजट के ही पूरे एज इट इज लगभग कॉपी किए हैं इन्होंने, क्योंकि पिछली बार भी यही, मैं ध्यान है, बजट में यही चारों शब्द थे। अब उसमें जब उसको थोड़ा एलोबरेट कर रहे हैं तो बता रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर धन धान्य कृषि योजना, डेवलपिंग एग्री डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम
ये जो प्रोग्राम है 100 जिलों को शामिल करते हुए और इसमें 1.7 करोड़ किसानों को मदद करने की योजना है सरकार की। एक जो नई स्कीम उन्होंने सोची है। दूसरा, इनहैंस्ड क्रेडिट थ्रू केसीसी, किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से और ऋण देना। तो 7.7 करोड़ किसानों, मछुआरों और डेयरी किसान के लोगों को अल्पकालिक ऋणों की सुविधा प्रदान की जाएगी और ये ऋण जो है 5 लाख तक बढ़ा दिया गया। पहले 3 लाख था, अब उसको 5 लाख कर दिया गया है। कपास उत्पादकता मिशन, ये 5 वर्ष का मिशन जो है कपास का, कृषि की उत्पादकता बढ़ाने के लिए इसमें सुधार मिलेगा। इसके लिए एक अलग से मिशन सरकार चालू करने की उसकी योजना है। राष्ट्रीय उच्च पैदावार बीज मिशन, ये सब एग्रीकल्चर से संबंधित है क्योंकि ये पहला उसका जो सेक्टर उन्होंने लिया एग्रीकल्चर को बढ़ावा देने का। कृषि विकास और ग्रामीण समृद्धि, इससे संबंधित सारे विषय हैं। फिर राष्ट्रीय उच्च पैदावार बीज मिशन, मतलब जो बीज है जिससे कि उपज पैदा होती है उसको, मतलब उच्च पैदावार वाले बीजों का डेवलपमेंट करना, कीट प्रतिरोधी और जलवायु अनुकूलन के गुणों से संपन्न बीजों को डेवलप करना। और इसी के साथ जिसकी आज बहुत ज्यादा चर्चा है वो है बिहार में मखाना बोर्ड की स्थापना करना, क्योंकि मखाना जो बनता है पूरे भारतवर्ष में बिहार में ही बनता है और उसके लिए अलग से एक मखाना बोर्ड बिहार में उसका गठन करेंगे, जिससे कि उसके उत्पादन, प्रसंस्करण, मूल्य संवर्धन और विपणन, इन सब में मतलब उसमें मदद मिलेगी और उसके लिए एफपीओ का भी गठन करवाएंगे। इसी के साथ ही कृषि विकास में एक जो बड़ी चीज जिस पर फोकस करने की सरकार ने का वादा किया है वो है दलहन में आत्मनिर्भर बनना। तो दलहन में तूर, उड़द और मसूर पर विशेष ध्यान देते हुए 6 वर्षीय मिशन प्रारंभ कर रही सरकार। इसमें जलवायु के अनुकूल बीजों का विकास और वाणिज्यिक उपलब्धता, प्रोटीन की मात्रा को बढ़ाना, उन्हीं जो दलहन बनेगा उसमें भी प्रोटीन की मात्रा को बढ़ाना, उत्पादकता में वृद्धि करना उसकी, और साथ में कटाई के बाद भंडारण और उसके भंडारण के क्षमता बढ़ाना, भंडारण की व्यवस्था में सुधार करना और किसानों को उसका लाभकारी मूल्य प्रदान करवाना, ये दलहन के लिए। तो एक तो केसीसी पर बात की गई, बीजों के उच्च पैदावार की बात की गई, बिहार में मखाना बोर्ड की बात की गई, कपास की बात की गई और यहां दलहन की बात की गई। अब इसके बाद एक चीज और उन्होंने इसलिए ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए उत्प्रेरक के रूप में भारतीय डाक व्यवस्था को सुदृढ़ करना। इसका मतलब जो डाक व्यवस्था जो है अभी तक क्या थी कि केवल डाक चिट्ठी बांटने वाला सिस्टम बहुत कम हो गया है, क्योंकि जो कम्युनिकेशन के और दूसरे मीन्स डेवलप हो गए उससे चिट्ठियों का आदान प्रदान कम हो गया। लेकिन अब उसी डाक व्यवस्था को, पोस्ट ऑफिस की व्यवस्था को, ये दूसरे रूपों में सरकार डेवलप कर रही है। तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए उसको एक कैटलिस्ट के रूप में उपयोग करेंगे रूरल इकोनॉमी के लिए। तो उसमें ग्रामीण समुदाय के आसपास उसको स्थित करना, संस्थागत खाता सेवाएं बनाना, इंस्टीट्यूशनल अकाउंट सर्विसेज वहां पर देना। अभी तक केवल सेविंग अकाउंट चलता था। डीबीटी, कैश आउट और ईएमआई पिकअप, मतलब डीबीटी की भी सुविधा उसमें देना, कैश आउट और ईएमआई की भी सुविधा देना पोस्ट ऑफिस के माध्यम से। मतलब पोस्ट ऑफिस को बिल्कुल बैंकिंग सर्विसेज की तरह बिल्कुल बढ़ाने की योजना है सरकार की। बैंकिंग सर्विसेज और साथ में उसको बिल्कुल सरकार अपने जो इंडिविजुअल मशीनरी होती है, फाइनेंशियल मशीनरी, उसके टूल के रूप में इस्तेमाल करना चाहती है। सूक्ष्म उद्यमों को क्रेडिट सेवाएं वहां से दिलवाना, वहीं से बीमा दिलवाना और साथ में उसको असिस्टेड डिजिटल सर्विसेज उसके माध्यम से प्रदान करना। तो पोस्ट ऑफिस के माध्यम से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को एक कैटलिस्ट के रूप में यहां पर उपयोग करने की सरकार की योजना है। अभी हम लोगों ने क्या किया इसमें कि कृषि विकास पर बात की। अब अगला आता है एमएसएमई को सहायता और मेक इन इंडिया को आगे बढ़ाना। मेक इन इंडिया पहले सरकार की योजना चल रही है, एमएसएमई के लिए बहुत सारी योजनाएं हर साल सरकार लाती है जब बजट में, लेकिन इस बार क्या इसमें नया है, उसमें 2 चीजें जो हमको मेन लगी। एक तो ये कि इन्होंने इसकी जो कैटेगरी, जो मापदंड थे वर्गीकरण के, इनको इन्होंने संशोधित किया है। पहले क्या था कि सूक्ष्म उद्यमों का जो निवेश का मापदंड था
वो 1 करोड़ रुपए तक का था, उसको संशोधित करके 2.5 करोड़ कर दिया। और टर्नओवर का जो 5 करोड़ था उसको 10 करोड़ कर दिया। इसी तरीके लगभग दुगना किया है, लेकिन उससे भी ज्यादा किया है। लघु उद्यम में निवेश का मापदंड जो बनाया था वो 10 करोड़ बनाया था और उसको संशोधित करके 25 करोड़ कर दिया। जो टर्नओवर का मापदंड था लघु उद्यमों के लिए वो 50 से लेके 100 करोड़ कर दिया। इसी के बाद जो मध्यम उद्यम है उसमें जो निवेश का इन्होंने मापदंड वर्तमान में है जो 50 करोड़ का है उसको बढ़ाकर संशोधित करके 125 करोड़ कर दिया और टर्नओवर का मापदंड 250 से 500 करोड़ तक कर दिया। मतलब एमएसएमई के एरिया को बढ़ा दिया, वाइड कर दिया है कि हम 500 करोड़ तक के टर्नओवर वाले लोगों को भी हम एमएसएमई क्षेत्र में ही मानेंगे। इससे क्या होगा, जो एमएसएमई को विशेष सुविधाएं सरकार देती है वो देने का रास्ता सुलभ होगा। तो एमएसएमई को देंगे क्या, एक तो ये कि जो गारंटी सुरक्षा के साथ जो उनको ऋण प्रोवाइड कर रहे हैं, इसमें इसकी उपलब्धता में उन्होंने वृद्धि की है। क्रेडिट गारंटी कवर दे रहे हैं जो, तो वो वर्तमान में जो 5 करोड़ है उसको बढ़ा के 10 करोड़ कर दिया, दुगना कर दिया। जस्ट स्टार्टअप के लिए जो वर्तमान में 10 करोड़ है उसको बढ़ा के 20 करोड़ कर दिया। और वहीं अगर वो एमएसएमई, अगर एक्सपोर्टर एमएसएमई है, जो मतलब ऐसा आइटम बना रही जो एक्सपोर्ट हो रहा है, तो उसके लिए जो टर्म लोन की जो लिमिट है वो 20 करोड़ कर दी है डायरेक्ट। मतलब केवल एमएसएमई अगर नॉर्मल है तो उसके लिए 10 करोड़, और अगर वही एमएसएमई अगर एक्सपोर्ट का काम कर रही है तो उसकी लिमिट उन्होंने 20 करोड़ कर दी है। और भी छोटी छोटी बहुत सारी चीजें हैं एमएसएमई में, जैसे कि जो पहली बार नई उद्यमी होंगे उनमें महिलाएं हैं, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, इन लोगों को 5 लाख रुपए पहली बार दिए जाएंगे उद्यमियों को, और अगले 5 वर्षों के दौरान इनको 2 करोड़ तक के ऋण दिए जा सकेंगे। मतलब शुरुआत में ही 5 लाख रुपए तक का ऋण देने की इन्होंने एक नई योजना तैयार की है, चालू की है। साथ ही जो सूक्ष्म उद्यमी हैं उनके लिए क्रेडिट कार्ड स्कीम ला रहे हैं। जैसे क्रेडिट कार्ड वहां किसान क्रेडिट कार्ड होता है किसानों के लिए, वैसे ही यहां पर सूक्ष्म उद्यम मतलब जो माइक्रो इंडस्ट्रीज हैं उनके लिए क्रेडिट कार्ड ला रहे हैं। इसकी सीमा 5 लाख रुपए रखेंगे और प्रथम वर्ष जो फर्स्ट ईयर है इसमें करीब 10 लाख कार्ड इस तरीके के जारी करने की सरकार की योजना है। और छोटी छोटी चीजें हैं उनके बारे में, जैसे हाँ, एक जैसे कानपुर के लिए एक बहुत ही विशेष चीज है कि जो फोकस प्रोडक्ट स्कीम, ये फुटवियर और लेदर सेक्टर के लिए सरकार ने उसकी घोषणा की है। इस स्कीम में उनकी अपनी जो योजना है, मतलब जो आशा है कि वो इस स्कीम के माध्यम से करीब 22 लाख लोगों को नया रोजगार उत्पन्न कराएंगे और 4 लाख करोड़ रुपए का टर्नओवर तैयार करवाएंगे, मतलब करवाएंगे, व्यापार करवाएंगे, और करीब 1.1 लाख करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट करवाएंगे एमएसएमई के थ्रू, फोकस्ड फुटवियर के माध्यम से, केवल मतलब फुटवियर और लेदर सेक्टर के लिए। टायर सेक्टर के लिए भी इन्होंने मेड इन इंडिया ब्रांड को इंप्रूव करने के लिए काम करने का प्रयास किया है। और सपोर्ट फॉर फूड प्रोसेसिंग के लिए भी सरकार जो है एक नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी बिहार में बनाएगी, जिसके माध्यम से फूड प्रोसेसिंग के व्यापार को बढ़ाने का काम सरकार करेगी। अब हम उसी दिशा में आगे बढ़ते हुए देखते हैं तो पब्लिक इकोनॉमी और इनोवेशन में इन्वेस्टमेंट सरकार करेगी। अर्थव्यवस्था और नवाचार, इसमें सरकार जो निवेश करेगी उसके माध्यम से क्या क्या वो करना है उनको, जैसे सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण कार्यक्रम 2.0 की घोषणा कर दी है सरकार ने, उस पर मिशन पर लगेंगे। आईआईटी में क्षमता का विस्तार, मतलब जो आईआईटी में जो सीटें हैं वो बढ़ाई जाएंगी, शायद 75,000 सीटें बढ़ाने का सरकार का योजना है कि हर वर्ष 75,000 मतलब सीटें और बढ़ जाएंगी। सभी जिला अस्पतालों में डे केयर कैंसर सेंटर खोलने की सरकार की योजना है। सभी जिला अस्पतालों मतलब डिस्ट्रिक्ट लेवल पर एक कैंसर से संबंधित डे केयर अगर वो सेंटर खोला जाएगा। दूसरा है भारतीय भाषा पुस्तक स्कीम,
इसमें इन्होंने कहा है कि स्कूली और उच्चतर शिक्षा के लिए भारतीय भाषाओं की पुस्तकें डिजिटल रूप में उपलब्ध कराई जाएंगी, है ना। ये बहुत बढ़िया मतलब इन्होंने नई योजना चालू की है, जो कि हमें लगता है कि जो भारत सरकार ने जो अपनी नई शिक्षा नीति लागू की है उसमें उनका बेस ही यही है कि जो यहाँ का जो मूल निवासी है उसको उसकी स्वयं की भाषा में, मातृभाषा में शिक्षा मिले, उसकी दिशा में एक और ये कदम है। कौशल प्रशिक्षण के लिए 5 राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र मतलब सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाए जाएंगे नेशनल लेवल के, और इसमें क्या होगा कि वैश्विक विशेषज्ञता और साझेदारियां होंगी, मतलब इसमें इंटरनेशनल ट्रीटीज और साथ में एक्सपर्टाइज, इंटरनेशनल पार्टनरशिप तो एक्सपर्टाइज उसमें लाने का प्रयास करेंगे, ग्लोबल एक्सपर्टाइज लाने का प्रयास करेंगे। अटल टिंकरिंग लैब, ये इस समय बहुत सफल योजना है सरकार की, ये चल रही है। इसमें अगले 5 वर्षों में सरकारी स्कूलों में 50,000 नई प्रयोगशालाएं और स्थापित की जाएंगी। ATL सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जैसे ऊपर था ना उसके लिए, कौशल प्रशिक्षण के लिए, इसी तरीके से सेंटर ऑफ एक्सीलेंस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए भी सरकार जो है स्टैब्लिश करेगी उसकी एजुकेशन के लिए, और उसके लिए शुरुआत का जो उन्होंने टोटल आउटले रखा है वो 500 करोड़ रुपए का रखा है, क्योंकि सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में रिसर्च और वो सारी चीजें रहती है ना, तो इसके लिए नए तरीके से सिस्टम ये बनाने का प्रयास किया है। ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी सारे सरकारी सेकेंडरी स्कूल और प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स में, चाहे ग्रामीण एरिया में हो, सब जगह पहुंचाने का सरकार का प्रयास रहेगा। इसके अलावा एक्सपेंशन ऑफ मेडिकल एजुकेशन, जैसे उधर IIT एजुकेशन के लिए उन्होंने कहा कि सीटें बढ़ाएंगे, वैसे यहां पर मेडिकल एजुकेशन के लिए 10,000 एडिशनल सीट ये बढ़ाएंगे और इसको 75,000 तक अगले 5 वर्षों में ले जाने का इनका प्रयास है। PM स्वनिधि योजना, बैंकों से अधिग्रहण, UPI से क्रेडिट कार्ड को जोड़ना और साथ में इसकी UPI लिंक्ड क्रेडिट कार्ड और कैपेसिटी बिल्डिंग सपोर्ट, इस विधा में काम करते हुए सरकार जो है और क्रेडिट फैसिलिटी को बढ़ाएगी और साथ में लोगों के जो अर्थव्यवस्था वाले डेली रूटीन के जो काम है उनको सुगम करने का काम करेगी। वेलफेयर ऑफ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वर्कर्स, इसमें जो है ई-श्रम पोर्टल पर जो हेल्थ केयर और PM जन आरोग्य योजना के अंतर्गत जो वो हैं अपने उनकी देखभाल की जाएगी, मतलब जो कामगार हैं उनके कल्याण के लिए PM जन आरोग्य योजना के अंतर्गत उनकी देखरेख की जाएगी और उनका ई-श्रम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करवाया जाएगा। मतलब जो एक तरह से देखा जाए जो जिसको कहते हैं कि जो वैसा सेक्टर है जो कि कहीं से कनेक्टेड नहीं है, विशेष रूप से श्रमिकों का उनको भी जोड़ने का प्रयास है सरकार का। तो हम लोग जल्दी जल्दी करते हैं क्योंकि बहुत सारा इसमें विषय है, तो इसको थोड़ा सा तेज करने का प्रयास करते हैं। एक आया है कि इन्वेस्टिंग इन पीपुल, इकोनॉमी एंड इनोवेशन, सरकार की इच्छा है कि हम किस में निवेश करें, सबसे ज्यादा लोगों में निवेश करें, इकोनॉमी में निवेश करें और इनोवेशन में निवेश करें। अगर व्यक्तियों में निवेश करेंगे आप, व्यक्तियों की मतलब एक तरह देखा जाए तो उनकी स्किल डेवलपमेंट में, तो इससे नवाचार भी बढ़ेगा और इकोनॉमी भी बढ़ेगी। अब इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, जल जीवन मिशन है, पावर सेक्टर का रिफॉर्म है, एसेट मोनेटाइजेशन प्लान 2025 से 30 तक का है। एसेट मोनेटाइजेशन प्लान जिसको पहले वो कहते थे ना सरकार अपनी संपत्तियों को बेच के धन इकट्ठा करने वाला, वो उसी तरीकों को नए रूप में सरकार ने लागू किया हुआ है कि जो एसेट है उसको मोनेटाइज करें, हम बर्बाद ना पड़ा रहने दें। अर्बन चैलेंज फंड, ये एक जो है इसमें 1 लाख करोड़ रुपए, ₹1 लाख करोड़ टू इंप्लीमेंट द प्रपोजल्स फॉर सिटीज एज ग्रोथ हब्स, शहरों को विकास का केंद्र बनाने की बात किया है ना। क्रिएटिव रीडेवलपमेंट ऑफ सिटीज, जो शहरों का जो है सृजनात्मक तरीके से पुनर्विकास किया जाएगा और साथ में वाटर और सैनिटेशन, मतलब जो शहरी संरचना है, जो शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको डेवलप करना और उसको सुदृढ़ करना। इसके अलावा
इसी जो इन्वेस्टिंग इन पीपुल, इकोनॉमी और इनोवेशन पर जब बात हो रही तो आगे इन्होंने कहा है कि मैरीटाइम डेवलपमेंट फंड, न्यूक्लियर एनर्जी मिशन फॉर विकसित भारत, ये बड़े डिसीजन हैं सरकार के। उड़ान योजना में 120 नए डेस्टिनेशन जोड़ना है ना अगले 10 सालों में। फ्यूचर नीड्स ऑफ बिहार के लिए इन्होंने कहा है कि ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट्स, फाइनेंशियल सपोर्ट फॉर द वेस्टर्न कोशी कैनाल ERM प्रोजेक्ट, इसके लिए अलग से इन्होंने एक मिशन बनाया है, एक योजना बनाई है। इसी तरीके से स्वामी निधि फंड 2 इन्होंने घोषणा की इसकी, जिसमें कि 15,000 करोड़ फॉर एक्सपीडियस कंप्लीशन ऑफ 1 लाख डेवलिंग यूनिट्स थ्रू ब्लेंडेड फाइनेंस, मतलब जो आवासीय इकाइयां हैं उनके निर्माण कार्य को पूरा करने के लिए 15,000 करोड़ रुपए के फंड को इन्होंने इसके लिए एलोकेट किया है, जिसके माध्यम से 1 लाख आवासीय इकाइयां नई बनाई जाएंगी। अब इसमें क्या है कि रोजगार आधारित विकास के लिए, रोजगार आधारित विकास पर्यटन का है ना, जब अर्थव्यवस्था की डेवलपमेंट बात आ रही तो पर्यटन के विकास के लिए इन्होंने क्या कहा कि टॉप 50 टूरिस्ट डेस्टिनेशंस साइट्स टू बी डेवलप्ड इन पार्टनरशिप विद स्टेट्स, राज्यों के साथ मिलकर पूरे देश भर में कम से कम 50 मुख्य जो है टूरिस्ट डेस्टिनेशन डेवलप किए जाएंगे। परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव्स स्टेट्स को दिया जाएगा, जो स्टेट बढ़िया काम करेंगे उनको परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव दिया जाएगा। इंट्रोड्यूसिंग स्ट्रीमलाइंड ई वीजा फैसिलिटीज, वो तो जो बाहर जाने के लिए, विदेशों में यात्रा करने के लिए ई वीजा की जो फैसिलिटी होती है, या बाहर से आने वालों के लिए जो ई वीजा की फैसिलिटी होती है, उसको ई वीजा मतलब स्ट्रीमलाइन किया जाएगा और थोड़ा ठीक किया जाएगा। मुद्रा लोन के माध्यम से होम स्टे को फाइनेंस किया जाएगा। होम स्टे क्या होते हैं, जैसे कि जो अपने जितने भी टूरिस्ट प्लेस होते हैं, विशेषकर वो जहां पर धार्मिक यात्राएं लोग करते हैं, वहां पर लोग अपने घरों में यात्रियों को रोकने के लिए व्यवस्था कर लेते हैं। एक कमरा उनके पास एक्स्ट्रा है, उसमें उन्होंने होम स्टे का बना दिया। तो होम स्टे की जो फैसिलिटी डेवलप करनी है उनमें, मान लो एक्स्ट्रा कमरा ही बनाना है, हमारे पास जगह है लेकिन एक्स्ट्रा कमरा बनाना है, तो उसके लिए सरकार मुद्रा लोन के माध्यम से उनको वित्तीय सहायता उपलब्ध कराएगी। इंसेंटिव फॉर स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स फॉर अवर यूथ, ये तो सामान्य सी बात है ना। ईज ऑफ ट्रेवल एंड कनेक्टिविटी टू टूरिस्ट डेस्टिनेशंस, मतलब ट्रेवल में इजी हो और कनेक्टिविटी इजी हो, सब जगह पहुंचने की क्षमता हो। इसके बाद हम आते हैं इन्वेस्टिंग इन पीपुल, इकोनॉमी एंड इनोवेशन में, और भी हम आगे बढ़ते हैं। तो पीएम रिसर्च फेलोशिप, इसके बारे में सरकार ने कहा है कि IIT और ISC के जो टेक्नोलॉजिकल रिसर्च होगी उनको फेलोशिप प्रदान की जाएगी। जिन बैंक फॉर क्रॉप जर्म प्लाज्म, फसल जर्म प्लाज्म के लिए जीन बैंक बना रही है सरकार, है ना। रिसर्च डेवलपमेंट एंड इनोवेशन के लिए 20,000 करोड़ रुपए का बजट एलोकेट किया है सरकार ने। इसके अलावा ज्ञान भारतम मिशन, इसमें एक नई देखिए सोच क्या है सरकार की कि 1 करोड़ से अधिक पांडुलिपियों को शामिल करने के लिए एक प्रलेखीकरण पूरा सिस्टम डेवलप कर रहे हैं। मतलब ये होगा क्या कि राष्ट्रीय डिजिटल संग्रहालय बनेगा एक तरह से देखा जाए, जिसमें कि पूरी पांडुलिपियों को बिल्कुल संग्रहित किया जाएगा। ये बड़ा काम है अपने आप में, सरकार इस तरह के काम हाथ में ले रही है। मुझे लग रहा है ये बहुत ही विलक्षण चीजें हैं जो कि सरकार ने अपने बजट में प्रपोजल में सारी चीजें रखी हैं। और बजट प्रपोजल नहीं रखेंगे तो इसके लिए फंड कहां से आएगा? फंड तो वहीं से आएगा, बजट से ही। नेशनल जियो स्पेटियल मिशन, राष्ट्रीय भू स्थानिक मिशन, इसमें क्या है? बुनियादी भू स्थानिक अवसंरचना और डाटा विकसित करना। पीएम गतिशक्ति का उपयोग करते हुए भू अभिलेखों, शहरी योजना और अवसंरचना परियोजनाओं के डिजाइन में आधुनिकीकरण में सुविधा। मतलब गतिशक्ति फैसिलिटी और मॉडर्नाइजेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स, ये सरकार की बड़ी पुरानी मतलब जो लगातार कंटिन्यूस योजना चल रही है उसको सरकार कंटिन्यू रख रही है और उसको और सुदृढ़ करने की उसकी योजना है। प्रमोटिंग एक्सपोर्ट, जैसा कि इस बार शुरुआत में इन्होंने बताया ना कि हमने
किन 4 चीजों पर ध्यान देना है हमको, तो उसमें इन्होंने एग्रीकल्चर, एमएसएमई, इन्वेस्टमेंट और एक्सपोर्ट, तो अब एक्सपोर्ट की बात कर रहे हैं लास्ट में। तो उसको एक्सपोर्ट में क्या आ रहा है, एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन with sectoral and ministerial targets to facilitate easy access to export credits, cross-border factoring support and support to MSMEs to tackle non-tariff measures in overseas markets. इसके अलावा भारत ट्रेड नेट, ये बड़ा काम, ये क्या करेंगे, एक डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करेंगे जिसको कि भारत ट्रेड नेट इन्होंने नाम दिया है, फॉर इंटरनेशनल ट्रेड, which will be set up as a unified platform for trade documentation and financing solutions, support for integration with global supply chains. ये बड़ा मतलब इनोवेटिव आइडिया है, हमें लग रहा है कि सरकार ने बड़ा काम किया है इसके लिए, एक्सपोर्ट के लिए, इसीलिए इन्होंने 4 पॉइंटों में एक्सपोर्ट को अलग से रखा है। तो उसमें मेन चीज यही है, भारत ट्रेड नेट वाला जो इनका मिशन है उसको। और फिर नेशनल फ्रेमवर्क फॉर जीसीसी, a guidance to state for promoting global capability centers in emerging tier 2 cities. इसके अलावा फिर एक और है वेयर हाउसिंग फैसिलिटी फॉर एयर कार्गो, वेयर हाउसिंग फैसिलिटी अलग से एयर कार्गो के लिए इन्होंने बनाने का काम किया कि जहां जहां एयर कार्गो फैसिलिटी रहेगी वहां वेयर हाउसिंग फैसिलिटी भी रहे, जिससे कि आदमी का माल वहां से जा सके और वहां इंपोर्ट होके आ सके। अब हम लोग इसको और दूसरे तरीके से देखते हैं, चारों तो चीजें हो गई। अब इसको रिफॉर्म एज ए फ्यूल, जब शुरुआत में जैसे नहीं जो बात की थी हम लोगों ने कि जर्नी ऑफ डेवलपमेंट, इन 4 चीजों के माध्यम से, एग्रीकल्चर, एमएसएमई, इन्वेस्टमेंट और एक्सपोर्ट के माध्यम से, इसमें फ्यूल है रिफॉर्म्स का, गाइडिंग स्पिरिट है इंक्लूसिविटी की, और डेस्टिनेशन है विकसित भारत। तो अब हम लोग बात कर रहे हैं रिफॉर्म्स के फ्यूल की। फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स एंड डेवलपमेंट, रिफॉर्म्स बहुत सेक्टर्स में, जैसे फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म और डेवलपमेंट, इसमें ग्रामीण क्रेडिट स्कोर, NABFID to set up a partial credit enhancement facility, revamped central KYC registry, rationalization of requirements and procedures for speedy approval of company mergers और FDI लिमिट, ये सारे फाइनेंशियल सेक्टर के रिफॉर्म्स हैं। टैक्स रिफॉर्म्स के केस में डायरेक्ट टैक्स का नया इनकम टैक्स बिल विद इन ए वीक सरकार लाने जा रही है, डायरेक्ट टैक्स में बड़ा रिफॉर्म करने जा रही है। रेगुलेटरी रिफॉर्म्स में लाइट टच रेगुलेटरी रिफॉर्म्स बेस्ड ऑन प्रिंसिपल्स एंड ट्रस्ट टू अनलीश प्रोडक्टिविटी एंड एम्प्लॉयमेंट, मतलब उत्पादकता और रोजगार को बढ़ावा देने के लिए सिद्धांत आधारित सरल विनियामक फ्रेमवर्क तैयार करेगी सरकार। इसके लिए उनके अपने सिस्टम है कि हाई लेवल कमेटी फॉर रेगुलेटरी रिफॉर्म्स, इन्वेस्टमेंट फ्रेंडलीनेस इंडेक्स फॉर स्टेट्स, FSTC मैकेनिज्म, जल विश्वास बिल, ये 4 चीजों पर इन्होंने फोकस करके रिफॉर्म के क्षेत्र में काम किया है। अब हम लोग आ जाते हैं अप्रत्यक्ष कर के प्रस्तावों पर, मतलब इनडायरेक्ट टैक्स के प्रपोजल्स पर। इसमें इन्होंने 2-3 चीजें की हैं। एक तो रैशनलाइजेशन ऑफ कस्टम टैरिफ किया है स्ट्रक्चर को फॉर इंडस्ट्रियल गुड्स। इंडस्ट्रियल गुड्स मतलब जो ऐसा प्रोडक्ट जो इंडस्ट्रियल के रॉ मटेरियल के रूप में या किसी तरीके से और चीजों के रूप में उपयोग हो रहा है। तो इसमें इन्होंने क्या किया, रिमूवल ऑफ 7 टैरिफ रेट्स, 7 टैरिफ रेट्स को इन्होंने बिल्कुल हटा दिया है। अप्लाई नॉट मोर देन 1 सेस और सरचार्ज, एक से ज्यादा सेस या सरचार्ज नहीं लगेगा। अप्लाई इक्विवेलेंट सेस टू मेंटेन इफेक्टिव ड्यूटी इंसिडेंस ऑन मोस्ट आइटम्स एंड लोअर सेस ऑन सर्टेन आइटम्स। ये 3 पैरामीटर्स पर पूरा इन्होंने कस्टम ड्यूटी को रिस्ट्रक्चर करने का, रेशनलाइज करने का प्रयास किया है। जो सेक्टर स्पेसिफिक प्रपोजल्स हैं उसमें मेक इन इंडिया में एग्जेम्पशन टू ओपन सेल फॉर LED, LCD टीवी, लूम्स फॉर टेक्सटाइल्स, कैपिटल गुड्स फॉर लिथियम आयन बैटरी ऑफ मोबाइल फोन्स एंड EVs, प्रमोशन ऑफ MRO, exemption for 10 years of goods for shipbuilding and ships for breaking, extension of time limit for
एक्सपोर्ट ऑफ रेलवे गुड्स इंपोर्टेड फॉर रिपेयर्स। इसके अलावा एक्सपोर्ट प्रमोशन में ड्यूटी फ्री इंपोर्ट्स फॉर हैंडीक्राफ्ट्स एंड लेदर सेक्टर्स, ड्यूटी फ्री इंपोर्ट है। इसके अलावा ट्रेड फैसिलिटेशन, इसमें है टाइम लिमिट फिक्स्ड फॉर फाइनलाइजेशन ऑफ प्रोविजनल असेसमेंट, न्यू प्रोविजन फॉर वॉलंटरी डिक्लेरेशन ऑफ मटेरियल्स फैक्ट्स एंड पोस्ट क्लियरेंस एंड ड्यूटी पेमेंट विथ इंटरेस्ट बट विदाउट पेनाल्टी। IGCR rules amended to extend time limit to 1 year and find quarterly structure statement instead of monthly बजाय क्वार्टरली स्टेटमेंट सबमिट करने के लिए। इसके अलावा क्या किया इन्होंने, 36 लाइफ सेविंग ड्रग्स और मेडिसिन में को एग्जेम्प्टेड लिस्ट में डाल दिया। 6 मेडिसिन में 5% ड्यूटी लिस्ट में ले आए हैं। इसके अलावा 37 मेडिसिन एंड 13 न्यू पेशेंट असिस्टेंस प्रोग्राम को एग्जेम्प्टेड लिस्ट में ले आए हैं। हम लोग डायरेक्ट टैक्स प्रपोजल्स में आते हैं। डायरेक्ट टैक्स प्रपोजल में इनकम टैक्स एक हफ्ते बाद आने वाला है, लेकिन उसके बाद भी डायरेक्ट टैक्स प्रपोजल्स क्या है ये याद देखिए। इंट्रोडक्शन ऑफ ए स्कीम फॉर डिटरमाइनिंग आर्म्स लेंथ प्राइस ऑफ इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन फॉर ए ब्लॉक्ड पीरियड ऑफ 3 years। एक चीज ये। दूसरी चीज, एक्सपेंशन ऑफ स्कोप ऑफ सेफ हार्बर रूल्स टू रिड्यूस लिटिगेशन एंड प्रोवाइड सर्टेनिटी इन इंटरनेशनल टैक्सेशन। ये दोनों चीजें इंटरनेशनल टैक्सेशन से संबंधित हैं। अब आते हैं हम लोग कि मध्यम वर्ग को स्पेशल फोकस करके इन्होंने क्या किया। तो जैसा कि आज बिल्कुल चर्चा है कि 12 लाख तक की इनकम कर मुक्त कर दी है, लेकिन उसमें भी स्लैब जो है जैसा कि 4 लाख तक 0 है, 4 से 8 तक 5% है, 8 से 12 तक 10% है, 12 से 16 15% है, 16 से 20 20% है, 20 से 24 25% है और 24 लाख से ऊपर जाके 30% है। हर में 4-4 लाख का डिफरेंस है और परसेंटेज में 5-5% का डिफरेंस है। रेशनलाइजेशन ऑफ TDS और TCS, इसको इजी करने के लिए इन्होंने क्या किया कि जो वरिष्ठ नागरिकों के लिए 50,000 रुपए की कर की कटौती की सीमा थी उसको 1 लाख कर दिया, उसमें जो ब्याज का था। किराए पर TDS को 2,40,000 था, उसको बढ़ा के 6 लाख कर दिया गया है, जो TDS में मतलब इन्होंने ठीक किया है। स्वैच्छिक अनुपालन को प्रोत्साहन देने के लिए इन्होंने जो अपडेटेड रिटर्न है उसका पीरियड 2 से 4 साल कर दिया है, उसका दायरा बढ़ा दिया गया है। अनुपालन के बोझ को कम करने के लिए इन्होंने जो छोटे न्यास थे, ट्रस्ट थे, उनका जो रिन्यूअल था जो पहले 5 साल का था उसको 10 वर्ष कर दिया है। और इसके अलावा एक है टैक्स पेयर्स टू बी अलाउड टू क्लेम द एनुअल वैल्यू ऑफ 2 सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टीज। पहले एक थी विदाउट एनी कंडीशन, प्रीवियसली कंडीशन। पहले क्या था कि जो एक तो हाउस प्रॉपर्टी होती थी उसकी टैक्स फ्री होती थी। सेकंड जो हाउस होता था वो एक तरह से डीम्ड लेट आउट माना जाता था, तो वो प्रोविजन खत्म कर दिया। अब 2 घर तक जो है सेल्फ ऑक्युपाइड माने जाएंगे और उसी हिसाब से उसका बेनिफिट मिलेगा। डायरेक्ट टैक्स प्रपोजल में जो एम्प्लॉयमेंट और इन्वेस्टमेंट के संबंध में जो बात की है कि टैक्स सर्टेनिटी फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग स्कीम्स, टनेज टैक्स स्कीम फॉर इनलैंड वेसल्स, एक्सटेंशन फॉर इनकॉर्पोरेशन ऑफ 5 years फॉर स्टार्टअप, 5 साल की और बढ़ा दिया है। स्पेसिफिक बेनिफिट टू शिप लीजिंग यूनिट्स, इंश्योरेंस ऑफिसेस एंड ट्रेजरी सेंटर्स ऑफ ग्लोबल कंपनीज विच आर सेट अप इन IFSC, और सर्टेनिटी ऑफ टैक्सेशन टू कैटेगरी 1 एंड कैटेगरी 2 AIFs undertaking investments in infrastructure and other such sectors on the gains from securities। अब जैसा बजट में एक प्रश्न और आता है कि बहुत बार हम लोग पहले सुना करते थे, अभी थोड़ा कम इसकी चर्चा होती है कि रुपया कहां से आता है और कहां जाता है। मतलब बजट तो ये हुआ ना, कहां कहां से पैसा आ रहा है आपके पास, कहां कहां आप उसको खर्च कर रहे हो। तो इसके लिए जो इस बार के बजट में उन्होंने बताया है कि हमने जो प्रपोजल रखा, मतलब जो पूरा उन्होंने प्रपोजल तैयार किया बजट का, उसमें से उनका अपना अंदाजा है कि आयकर से 22% आएगा टोटल।
केंद्रीय उत्पाद शुल्क से 5% आएगा, जीएसटी और उसके सहयोगी और जो कर हैं उसमें से 18% आएगा, कारपोरेशन टैक्स ये भी डायरेक्ट टैक्स का ही पार्ट होता है, ये 17% आएगा। मतलब डायरेक्ट कारपोरेट टैक्स का मतलब होता है जो कंपनियों पर लगता है, तो 22% और ये 17% मिला के मतलब हो गया जाके 39%। 4% आता है सीमा शुल्क मतलब इंपोर्ट ड्यूटी से, 1% है गैर ऋण पूंजीगत प्राप्तियां जो नॉन लोन वाली होती हैं, वो गैर कर प्राप्तियों से 9% आता है आएगा। गैर कर प्राप्तियां मतलब और किसी दूसरे माध्यम से जो ये अपना वसूली करते हैं। इसके अलावा 24% सरकार ने रखा है कि उधारी और अन्य देनदारियों से कलेक्शन का इन्होंने माध्यम बनाया है। अब ये पैसा जाएगा कहां कहां, ये तो ₹1 इकट्ठा हो गया, तो उसमें से ब्याज का भुगतान जो होगा 20% होगा, जो लोन सरकार ने ले रखे हैं। 16% केंद्रीय क्षेत्र स्कीम, सेंट्रल सेक्टर स्कीम एक्सक्लूडिंग कैपिटल आउटले ऑन डिफेंस एंड सब्सिडी, वो इससे अलग है, उसको छोड़ के, है ना। प्रमुख सब्सिडी जो है वो 6%, रक्षा क्षेत्र 8%, राज्यों का कर एवं शुल्क का हिस्सा 22%, वित्त आयोग और अन्य अंतरण के माध्यम से जो पैसा डिस्ट्रीब्यूट करेगी सरकार वो 8%, केंद्र प्रायोजित जो स्कीमें होंगी, सेंट्रल गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कीम्स होंगी, उसमें 8%, और अन्य व्यय जो है वो 8%, और पेंशन पर 4%। ये टोटल पैसा जो है जो आएगा वो खर्च कहां कहां होगा उसके बारे में सरकार ने बताने का प्रयास किया है। अब इसी को अगर हम सेक्टरल तरीके से देखेंगे तो जो प्राप्तियां हैं उसमें राजस्व की प्राप्तियां जो हैं वो बजट एस्टीमेट जो है वो 34.2 लाख करोड़ रुपए का है ना। राजस्व प्राप्तियां मतलब रेवेन्यू रिसीट्स जो है। कैपिटल रिसीट जो है वो एस्टीमेट है 16.4 लाख करोड़ रुपए की। इसके सापेक्ष जो व्यय है, जो कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है उसका है व्यय का अनुमान 15.5 लाख करोड़ रुपए का। पूंजीगत प्राप्तियां 16.4 है और यहां पर पूंजीगत व्यय जो है 15.5 है, और राजस्व व्यय जो है वो 39.4 है, जबकि उसके अगेंस्ट जो प्राप्तियां हैं वो 34.2 लाख करोड़ रुपए की है। डेफिसिट जो बजट एस्टीमेट है 2025-26 का, उसके बारे में अगर हम लोग बात करें तो फिस्कल डेफिसिट जो है जीडीपी का 4.4%, रेवेन्यू डेफिसिट 1.5%, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट जो होगा केवल 0.3% होगा, और प्राइमरी डेफिसिट जो होगा 0.8% का होगा। ये टेक्निकल चीजें हैं लेकिन बताना इसलिए जरूरी क्योंकि बजट की जो गाइडेंस सारे जब हाइलाइट्स का डिस्कशन कर रहे हैं तो इस तरह की चीजों का भी इसमें डिस्कशन में आना चाहिए। केंद्र की जो उसने इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर है उसके बारे में अगर हम लोग बात करें तो नहीं, केंद्र की ट्रेंड्स इन नेट रिसीट्स ऑफ द सेंटर, नेट रिसीट सेंट्रल गवर्नमेंट सेंटर की कितनी होगी वो बजट एस्टीमेट की अगर हम लोग देखें तो 5.8 लाख करोड़ रुपए की होगी, है ना। और टोटल ट्रांसफर्स टू स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज को कितना होगा वो 25.60 लाख करोड़ रुपए का होगा। वहां परसेंटेज में बताया था कितने परसेंट देंगे, तो यहां पर उसको अमाउंट में बताने का प्रयास किया है। हाँ, अब एक चीज और बहुत बढ़िया इसमें है वो ये कि हम लोग पूछते हैं ना कि बजट में किसको सबसे ज्यादा महत्व दिया गया। जैसे आज बजट से हम बाहर निकले तो एक लोगों ने चर्चा की कि इस बार तो यार डिफेंस पर तो कोई बात ही नहीं की सरकार ने, और जब हमने उसका की हाइलाइट्स निकाले तो डिफेंस का ही जो एलोकेशन है वो सबसे ज्यादा है। डिफेंस में एलोकेशन है 4,91,732 करोड़ रुपए का। दूसरे नंबर पर ग्रामीण विकास आ रहा है, मतलब सब नंबर 1 पर 4,91,732 करोड़ रुपए डिफेंस सेक्टर के लिए। ग्रामीण विकास के लिए, रूरल डेवलपमेंट के लिए 2,66,817 करोड़ रुपए। गृह मंत्रालय की जो होम अफेयर्स की जो खर्चे हैं वो हैं 2,33,211 करोड़ रुपए के। एग्रीकल्चर और एलाइड एक्टिविटीज पर जो सरकार एलोकेट कर रही है अपने फंड को वो 1,71,437 करोड़ रुपए। एजुकेशन पर 1,28,650 करोड़ रुपए। हेल्थ पर
स्वास्थ्य पर 98,311 करोड़ रुपए, शहरी विकास इसको अलग से सरकार सेक्टर में लेने लगी अर्बन डेवलपमेंट को, तो उसके लिए 96,777 करोड़ रुपए सरकार ने एलोकेट किए हैं। सूचना प्रौद्योगिकी और दूरसंचार मतलब आईटी और टेलीकॉम, इसका इसी सारा आजकल सब कुछ चल रहा है, उसके लिए 95,298 करोड़ रुपए। एनर्जी सेक्टर के लिए 81,174 करोड़ रुपए। कॉमर्स और इंडस्ट्री के लिए जो बजट एलोकेशन है सपोर्ट करने के लिए वो है 65,553 करोड़ रुपए का। सोशल वेलफेयर जो स्कीम्स हैं उनके लिए सरकार का बजट एलोकेशन है 60,052 करोड़ रुपए का। और साइंटिफिक डिपार्टमेंट्स के लिए बजट एलोकेशन है 55,679 करोड़ रुपए का। तो इस तरीके से जो बजट की जो की हाइलाइट्स थी वो हमने आपके सामने सारी रखी। इसमें से कुछ तकनीकी शब्द हैं, तकनीकी बातें भी हैं। जब हम एक चार्टर्ड अकाउंटेंट होते हुए कहीं कहीं हमको भी समझने में थोड़ा समय लगता है, तो जिन लोगों ने बनाया है उन लोगों को कितनी मेहनत लगी होगी इसको करने में, बनाने में। हर साल लगती है, ऐसा नहीं कि नहीं लगती है, लेकिन आप लोगों को समझने में कितनी कठिनाई होगी ये बहुत बड़ी बात है। तो हमने प्रयास किया है कि इन सब बातों को आपके सामने रखें और आगे से हम जो है अभी बजट के बारे में और चर्चा करेंगे, तो जो इसके तकनीकी पहलू हैं जैसे टैक्सेशन के या दूसरी चीजों के, उनके बारे में और विस्तार से चर्चा करेंगे। आज फिलहाल यहीं तक। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद इस बजट की चर्चा में हमारा साथ देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।